Ready? Hi everyone. 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 7 आज ये पढ़ाता हूँ मैं। आज तुम्हें बताता हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, क्या सिर्फ वेक्टर पे लगता है, क्या स्केलर पे भी लगता है, क्या सभी वेक्टर पे लगता है या सभी वेक्टर पे नहीं लगता। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सभी स्केलर्स पे भी नहीं लगता, सभी वेक्टर्स पे भी नहीं लगता, लेकिन लगता दोनों पे है। स्केलर्स पे भी लगता है और वेक्टर पे भी लगता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्केलर में अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है और वेक्टर में वेक्टर एडिशन कहलाता है। प्रिंसिपल वेक्टर एडिशन को बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के इन वेक्टरों का आप वेक्टर एडिशन कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ऐसे ही स्केलर्स में ना सारे वेक्टर ना सारे स्केलर। आज पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। फोर्स इज ए वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए वेक्टर। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग सकता है? क्या आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऐड कर सकते हैं, ये बताता हूँ। ठीक है, ये सब बताने से पहले मैं बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल हो किसी भी चीज़ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ये पता लगाने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या वो वेक्टर या वो स्केलर लीनियरिटी को फॉलो करता है। इक्वेशन ऑफ लीनियरिटी, इक्वेशन ऑफ लीनियरिटी को फॉलो करने के लिए उससे पहले दो कंडीशन होती है। होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए वो वेक्टर या वो स्केलर, उसकी जो भी इक्वेशन है उसको होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। और दूसरा वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करे। दो प्रॉपर्टी को आओ देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन है, गुलाम जी ने बताया था। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएं तो हम चाहेंगे, हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि क्या ये इक्वेशन, क्या ये फंक्शन लीनियर है। लीनियर होने के लिए इसको होमोजीनियस होना पड़ेगा, होमोजीनियस इक्वेशन, साथ में इसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी पड़ेगी। होमोजीनियस प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी को जब फॉलो करेगा तो ये लीनियर होगा, और जो लीनियर होगा उसका सुपरपोजिशन किया जा सकता है। सुपरपोजिशन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन लीनियर इक्वेशंस, ओनली एंड ओनली लीनियर इक्वेशन। हाउ टू नो इफ देयर इक्वेशन आर लीनियर, उसके लिए दो चीज़ें पता करनी पड़ेगी, ये मैं बताता हूँ। देखो, इसका इसका करना है हमें एडिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा इज इट लीनियर और नॉट। तो होमोजीनियस, पहले होमोजीनियस प्रॉपर्टी देखो। होमोजीनियस के लिए क्या है कि हम ले लेते हैं दो चार्ज, यानी कि अगर हमें कहा जाता है कि दो दो चार्ज है Q1 Q2, तो इस पर हम फोर्स भी बता देंगे। ये मान लो दोनों प्लस हैं तो रिपेल करेंगे, दोनों का फोर्स भी बता देंगे, डायरेक्शन भी बता देंगे। लेकिन एक और चार्ज आ जाता है, वो इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, तो एक और चार्ज आ जाता है, वो लगाएगा ऐसे। तो इन सब का एडिशन, नेट फोर्स हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालें? दो चार्ज थे तो आराम से हम निकाल लेते थे, डायरेक्शन भी बता देते थे, इस पे क्या फोर्स लग रहा है ये भी बता देंगे, इस पे क्या फोर्स लग रहा है ये भी बता देंगे। लेकिन अब 2 3 4 5 6 इन्फिनिट चार्ज आ गए, उन सभी चार्जों की वजह से इस पॉइंट पे क्या फोर्स होगा। यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, उस पे इन सभी चार्जों की वजह से क्या नेट फोर्स लग रहा होगा, ये पता लगाना है हमें। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग सकता है। सुपरपोजिशन लग सकता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो इक्वेशन है ये क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन है। ये कैसे लीनियर इक्वेशन है ये बताता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ये 2 कूलम है, ये 4 कूलम है, ये 6 कूलम है। ठीक है, अब इसकी वजह से ये मान लीजिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से ऐसे फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से ऐसे फोर्स लग रहा होगा। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं हम। ठीक है, F1 निकालते हैं, 2 कूलम और 1 कूलम के बीच में 1/4 Q1 2 Q2 1 अपॉन R स्क्वायर। मैं मानता हूँ इन सब की दूरी आसान बनाने के लिए मुझे केवल, मेरा मकसद केवल तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाना है। ठीक है, तो इन सब की जो आर है, डिस्टेंस, वो 1 मीटर है। ठीक है, नेट फोर्स निकालो 9 × 10⁹ और ये हो गया इंटू 2 18 × 10⁹ और ये न्यूटन, यानी कि F1 आ गया। इन दो के बीच में आ गया फोर्स उतना 18 × 10⁹ न्यूटन, F1 आ गया। F2 यानी कि 4 कूलम और ये 6 कूलम प्लस के। अब इन दोनों के बीच में निकालता हूँ, डिस्टेंस वही 1 मीटर है। ठीक है, दोनों के बीच में F2 निकालता हूँ मैं 1/4
एक 4 था और एक 1 था, 4 और 1, नीचे डिस्टेंस सेम थी, तो ये कितना हो गया 9 × 10⁻9 और ये 4, तो 36 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, F2 आ गया है, F3 निकालता हूँ मैं, ठीक है। F3 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये 6 के और 1 के बीच में 6 × 1 और ये 1 का स्क्वायर 9 × 10⁻9 × 6, यानी कि ये कितना हो गया 9 × 6 = 54 न्यूटन। ठीक है, ये 3 फोर्स आ गए। अभी हमें ये पता लगाना है कि ये जो है ये होमोजीनियस और एडिटिव है या नहीं। ठीक है, एडिटिव के लिए क्या क्या कंडीशन है, जो हमारी इनपुट होती है ना, यानी कि हमने 2 कूलम रखा, 2 कूलम की वजह से फोर्स कितना आया था 18 × 10⁻9 न्यूटन। दूसरा 4 की वजह से कितना आया था, ये इनपुट 4 थी और आउटपुट आई 36। ओके, 36 आई। मैं क्या दो आउटपुट को इनपुट को जोड़ता हूँ, दो इनपुट को जोड़ने के बाद क्या उनकी आउटपुट भी जुड़ जाती है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि दोनों इनपुट को जोड़ने के बाद पहले ये अकेला था तो 18 न्यूटन, 18 इंटू इतना, अकेला ये 4 कूलम था तो 36 × 10⁻9 था। क्या जोड़ने से कई बार ऐसा होता है ना कि दो क्वांटिटी को जोड़ देते हैं तो उनकी आउटपुट कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है, कई बार मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ने में। लेकिन एडिटिविटी कहती है कि दो चीज़ों को, दोनों आउटपुट को जोड़ने पे आउटपुट, दोनों इनपुट को जोड़ने पे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो उनकी इंडिविजुअल जो आउटपुट थी ना, वो दोनों की दोनों जुड़ के जो नेट आनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। देखो, अगर 2 कूलम की वजह से इतना था, 4 की वजह से इतना था, अगर नेट देखूं मैं इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता, 54 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, 10⁻9 न्यूटन ये हो गया। इसका मतलब यानी कि ये फंक्शन मान लो जैसे कि एक y फंक्शन है 2x और एक y2 फंक्शन है 4x। क्या y1 और y2 को जोड़ने पे जो आउटपुट होती है 2x + 4x 6x हो जाती है। अब देखना, मैं इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा 6 गुलाम लेता, अलग अलग लेने पे इतना इतना आ रहा था, और दोनों को जब जोड़ के देखा तो ये आया। क्या मैं इकट्ठा 6 गुलाम लूँ तो इतना ही फोर्स आएगा? देखना, किन्हीं दो के बीच में अगर मैं यहाँ पे 2 गुलाम की जगह इकट्ठा एक बार 6 गुलाम ले लेता, 6 गुलाम ले लेता, तो फोर्स कितना होता 1/4 × 10 एप्सिलॉन Q1, यानी कि 6 ले लिया। अब 6 दोनों को जोड़ दिया, 2 और 4 को 6, और ये 1/r², वही डिस्टेंस सेम रखूंगा। ठीक है, तो जो नेट आएगा वो कितना आएगा 9 × 10⁻9 और ये 6, 9 × 6 = 54। यानी कि मैंने 2 इंजन लिए, पहले इंजन से इतनी आउटपुट आ रही थी, दूसरे इंजन से ये आउटपुट आ रही थी, तो अब मैंने देखा कि दोनों के इंडिविजुअल आउटपुट को जोड़ता हूँ तो ये आती है। क्या मैं दोनों इंजन को एक साथ जोड़ देता हूँ, एक साथ जोड़ने के बाद नहीं क्या इतनी आउटपुट आती है? हाँ बिल्कुल आती है। 2 से ये आ रही थी, 4 से आ रही थी, 6 जब मैंने दोनों को जोड़ दिया 6 से 54 आ रही है। इसका मतलब जोड़ने से उनकी इंडिविजुअलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, अगर ये 6 था, इसको दोबारा से 2 टुकड़ों में करूंगा तो फिर से 18 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y1 से ये आ रहा था, y2 से ये, y1 और y2 को जोड़ा तो मैं कितना आया 6x आ गया। ठीक है, ये होता प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। अब दूसरा होता ये होमोजीनियस प्रॉपर्टी। क्या ये इसको भी फॉलो करता है? अगर इन दोनों को फॉलो किया तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो फिर इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। ठीक है, तो होमोजेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, जब 2 कूलम था, जो मेरी इनपुट थी 2 कूलम, इस पे जो फोर्स लगा रही थी वो लगा रही थी इतना, आउटपुट थी ये। क्या मैं अपनी इनपुट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मेरी आउटपुट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है? ये होती है प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। देखो, मैंने इनपुट को 2 कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया किसी भी कांस्टेंट से, तो क्या उसी कांस्टेंट से मेरी आउटपुट भी मल्टीप्लाई होगी? ये देखना है। 2 से किया तो ये 4 कॉलम बन गया। क्या 4 कॉलम और 1 कॉलम के बीच में, पहले अकेले 2 कॉलम के बीच में ये था, तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट भी हो जाएगी? देखो, अब 4 और 1 के बीच में फोर्स निकालो, जब 4 कॉलम होगा तो क्या आया था 36 आया था। ऑटोमेटिकली हमें पहले से ही पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये 4 कर दिया मैंने इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से, 4 × 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना 9 × 10⁻9 और ये ऊपर 4, 9 × 36। मैंने अपनी इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरी आउटपुट ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। मैं अपनी इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6, यानी कि 6 कॉलम बनाता हूँ, तो क्या मेरी आउटपुट भी
3 से मल्टीप्लाई, मैंने इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो तुम जाके देखना कि आउटपुट भी मेरी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो मैं 2 कूलम की जगह 6 कूलम लेता हूँ, 2 कूलम की जगह अब मैं 6 कूलम लेता हूँ। ये 1 मीटर की डिस्टेंस और ये 1 कूलम चार्ज था, इनके बीच में फोर्स देखना अब कितना होगा। 6 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 10⁻9 और ये 6 9 6 54 10⁻9 न्यूटन इतना आया। मैंने जब मेरा 2 कूलम था तो मेरी आउटपुट ये थी, मैंने अपनी इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी आउटपुट भी ऑटोमेटिकली 3 से मल्टीप्लाई हो गई। 9 6 54, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। होमोजीनियस होने के लिए इनपुट को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर ऐसा होता है, अगर वो इक्वेशन सच में ऐसा करती है, यानी कि वो इक्वेशन ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली इक्वेशन तो ऐसा करती है भाई, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। मैं इसकी इनपुट को करता हूँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, आउटपुट ऑटोमेटिकली उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, होमोजीनियस है। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस है। एडिटिविटी के लिए मैंने बताया था कि इसकी 2 इनपुट ली मैंने, अलग अलग 2 इनपुट ली, एक 2 कूलम एक 4 कूलम, दोनों दो अलग अलग इंजन में 2 इनपुट अलग अलग इनपुट दी और आउटपुट आई अलग अलग। जब मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो मैंने देखा कि अगर मैं दोनों इंजन को एक साथ जोड़ दूँ यानी कि 6 कूलम कर दूँ तो क्या उनको अलग अलग इंडिविजुअल को जोड़ने पे जो 54 आया था, क्या इकट्ठा करने पे 6 कूलम में वही आता है, 54 ही आया था। तो ये एडिटिविटी को भी फॉलो करता है। जो इक्वेशन इन दोनों को फॉलो करती है वो इक्वेशन क्या है, लीनियर। और जो इक्वेशन लीनियरिटी को फॉलो करती है उसको उसके ऊपर, उस वेक्टर के ऊपर, उस वेक्टर इक्वेशन के ऊपर या स्केलर इक्वेशन के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन आज के बाद जो भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, उसमें भी कहा जाएगा कि दुनिया भर के चार्ज है, इस पॉइंट पे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो वहाँ भी तुम्हें अब दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी सुपरपोजिशन में। तुम्हें पता चल चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ कहाँ लगता है, लीनियर होना चाहिए, लीनियर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तुमको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तुम आराम से बता दोगे, स्केलर या वेक्टर, तुम उसकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है ये चेक करने के लिए पहले क्या करोगे, लीनियरिटी चेक करोगे, फिर तुम आराम से बता दोगे हाँ इस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग सकता है। ठीक है, तो वेक्टर में तो ये खत्म हो गया। ऐसे पोटेंशियल आएगा आगे, पोटेंशियल में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। तो आगे से तुम्हारा ये डाउट क्लियर है। अब देखो किसी स्केलर पे, अगर स्केलर पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे, कुछ नहीं, उस पर स्केलर एडिशन हो जाएगा। मान लो किस पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी एम्पलीट्यूड पे लगता है, नेट एम्पलीट्यूड किसी का भी, एम्पलीट्यूड 1 प्लस एम्पलीट्यूड 2 प्लस एम्पलीट्यूड 3, किसी का एम्पलीट्यूड नीचे कोई वेव जा रही है, कोई एक वेव ऐसे जा रही थी, एक वेव ऐसे जा रही है, तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गई, इसका माइनस ए हो गया, इसका प्लस ए हो गया। ठीक है, ये 11वीं में पढ़ा है तुमने। तो स्केलर क्या है, स्केलर साइन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से जुड़ते हैं। देखो नेगेटिव पॉजिटिव साइन वेक्टर में भी होते हैं और स्केलर में भी होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव साइन वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन स्केलर की तो डायरेक्शन नहीं होती। फिर नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्या कर रहे हैं, चार्ज नेगेटिव, -5 कूलम +5 कूलम, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन स्केलर में क्या बताते हैं, ये नेचर बताते हैं। नेचर, डायरेक्शन और नेचर में फ़र्क होता है। वेक्टर में ये हमेशा डायरेक्शन बताते हैं, आप लेफ्ट में जा रहे हो, राइट में, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। लेकिन अगर स्केलर में नेगेटिव साइन है तो ये नेचर बताएंगे। नेचर बोले तो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का बिल्कुल नेचर अपोजिट होता है, दिन का और रात का। ठीक है, भूत का और भगवान का, जो अपोजिट नेचर वाले होते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन और नेचर में फ़र्क होता है। डायरेक्शन के नेगेटिव पॉजिटिव साइन का और क्या बोलते हैं स्केलर के नेगेटिव पॉजिटिव साइन का बिल्कुल अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, याद रखना। तो स्केलर का जो है सुपरपोजिशन होगा वो इसके नेचर के हिसाब से होगा, नेगेटिव पॉजिटिव साइन के हिसाब से। और जो वेक्टर का कोई एडिशन होगा, नेट फोर्स निकालना होगा किसी पॉइंट पे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लीनियर इक्वेशन, इस पे सुपरपोजिशन लग सकता है। तो सारे के सारे किसी पॉइंट पे कितने लग रहे हैं, सबको हम वेक्टर एडिशन के हिसाब से जोड़ देंगे। वेक्टर का एडिशन तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से ही होगा। ये मत समझ लेना कि इसका वेक्टर एडिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को वेक्टर एडिशन से कुछ नहीं लेना देना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो ये कहता है बस मेरी लीनियरिटी चेक करो बेटा, अगर ये है तो तुम वेक्टर हो तो अपना वेक्टर एडिशन लगा लो, तुम स्केलर हो तो अपना अलजेब्रिक एडिशन लगा लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम वेक्टर या स्केलर, मैं सब पे लगता हूँ।
बस मेरी कंडीशन ये है कि तुम लीनियरिटी को फॉलो करो। लीनियरिटी कहती है बेटा मेरी दो कंडीशन फॉलो करो, होमोजीनियस होना पड़ेगा और एडिटिव होना पड़ेगा। अगर ये दोनों हो तो सुपर पोजिशन लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो मैं नेट फोर्स किसी पॉइंट पे निकालता हूँ, तुम्हें फिर बताता हूँ, ठीक है। ओके, देखो हिसाब सी बात है, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है 1 2 3 4 n, ठीक है, इतने चार्ज रखे हैं। सबकी वजह से दो होते तो तुम आराम से बहुत आसान सॉल्यूशन से कुछ भी निकाल लेते। अब तुम्हें यहाँ पे नेट निकालना है, इसकी वजह से यहाँ जाएगा, 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 इसकी वजह से यहाँ जाएगा। इसकी कोई नेट डिस्टेंस भी निकाल लोगे, सारों का तुम एडिशन कर सकते हो। यानी कि ये इसकी वजह से फोर्स क्या था, ये 0 पे, फोर्स और 0 1 की वजह से, फोर्स और 0 2 की वजह से, फोर्स और 0 3 की वजह से, फोर्स और 0 4 की वजह से, फोर्स और 0 n की वजह से, ठीक है। क्या करोगे, नेट फोर्स, इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है, सिंपल। तुम वेक्टर, क्योंकि हमने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लीनियरिटी को फॉलो करता है, तो हम सिंपल वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। फोर्स ऑन 0 1 की वजह से, फोर्स ऑन 0 2 की वजह से, फोर्स ऑन 0 3 की वजह से, फोर्स ऑन 0 n की वजह से लगा सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये तुम्हें आता है, 11वीं क्लास में सिखा दिया था कि सारे सारे वेक्टर का वेक्टर एडिशन कैसे करना होता है। अब ऐसा कोई तरीका हम आज तक डेवलप नहीं कर पाए कि 3 वेक्टर का एक साथ हम रिजल्टेंट निकाल सके और 3 वेक्टर की एक साथ हम डायरेक्शन भी निकाल सकें। हमें दो दो के सेट ही बनाने पड़ते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए भी और रिजल्टेंट निकालने के लिए भी। कौन सा क्या फॉर्मूला बताया था वो, यही है सिंपल, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा, यही तो था, ठीक है, नेट निकालने के लिए। तो दो दो वेक्टर का हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला दो दो वेक्टर के रिजल्टेंट और ये निकालने का है, डायरेक्शन निकालने का। तो हम क्या करेंगे, दो दो का सेट बनाएंगे, पहले इसका निकाल लेंगे, फिर अगले जो भी होंगे इनका निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का निकाल लेंगे रिजल्टेंट और डायरेक्शन। इसका क्या करेंगे, पहले रिजल्टेंट निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे, फिर जो भी वेक्टर आएगा, मान लो इसका मैं 1 2 नाम रख देता हूँ, 1 2 आ गया, ये F03 था, क्योंकि इन दोनों को तो जोड़ दिया मैंने और इनकी डायरेक्शन भी लगा ली मैंने, ठीक है, निकल के आ जाएगा कुछ वेक्टर। तो ऐसे इन दोनों को जोड़ देंगे, इनका रिजल्टेंट और इनका डायरेक्शन, फिर उसको तीसरे में चौथे में, पांच चार्ज है, 3 चार्ज है, 2 चार्ज है, जितने भी चार्ज है तुम आराम से वेक्टर एडिशन कर सकते हो उनका, दो दो के सेट बना के, ठीक है। क्योंकि दो से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट निकालने का और क्या बोलते हैं डायरेक्शन निकालने का तरीका हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है। ओके, ये सिंपल है, कर लेना तुम, हो गया। और थोड़ा सा और आगे अगर मैं थोड़ा इसको खोल के लिखूँ तो क्या लिखोगे तुम, ज़्यादा से ज़्यादा इसके जगह क्या लिख दोगे, 1/4πε0 Q1, यानी कि ये यहाँ पे था, कहाँ गया वो चार्ज, हटा दिया, हाँ, इसके ये दुनिया भर के फोर्स थे, ये सारे चार्ज थे, ये था ना Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 1/4πε0 Q2 Q0 आर स्क्वायर, ऐसे ही 1/4πε0 Q3 R0 स्क्वायर, ऐसे ही 1/4πε0 Qn Q0 आर स्क्वायर, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी लगा लेना, मैंने वेक्टर एडिशन में कुलाम्स लॉ समझाया था, तो वेक्टर डायरेक्शन लगाना तुम्हें सिखा दिया था कैसे। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन यानी कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लगा दो तुम 1 से 0 की तरफ, ये 1 से 2 से 0 की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन आर के हिसाब से लगाएंगे। ये मैंने कुलाम लॉ वेक्टर एडिशन में बिल्कुल इन वेक्टर फॉर्म उसमें बिल्कुल बताया कि कुलाम लॉ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन का हिसाब कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, कब नेगेटिव लेना कब पॉजिटिव, सब कुछ समझाया है, ठीक है। डायरेक्ट उसमें देख लेना तुम, ठीक है। तो ये सबका तुम एडिशन कर दोगे, नेट निकाल दोगे, ठीक है। मेन मुद्दा ये था तुम्हें ये नहीं पता होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, ठीक है। हमको सिंपल कह दिया जाता है, कई जगह पे वेक्टर का एडिशन होता है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं होता। कई जगह पे सिंपल बोल देते हैं वेक्टर है, तो इनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि तुम इनका वेक्टर सम कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, जो हमने लास्ट या 11वीं क्लास में जो वो वेव वाली जो चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे था कि एम्पलीट्यूड का आप अलजेब्रिक सम कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। हमें ये पता ही नहीं चलता कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ लगना है, क्यों लगना है, कैसे लगना है, क्या वेक्टर पे या स्केलर पे या सब पे क्या सिस्टम है, ये बता दिया मैंने आज तुम्हें, इसका सारा राज। लीनियरिटी को लगता है, लीनियरिटी कब होती है, उसके लिए दो इक्वेशन, होमोजीनस और क्या बोलते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी।
उसके बाद में किसी की कोई भी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, कूलॉम ने जो इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कोई भी इक्वेशन, दुनिया की कोई भी इक्वेशन है, तुम आराम से पता लगा सकते हो कि क्या ये लीनियर और ये लीनियर है। अगर है तो हाँ, तुम ही बता दोगे किताब से पहले कि हाँ इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाएगा। ठीक है, ओके, एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। गर्मी बहुत है यार। देखो, ये एक चार्ज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे माइनस इतना कूलॉम है, ठीक है, यहाँ पे इतना कूलॉम है, ठीक है, यहाँ पे इतना कूलॉम है, ये है, ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि 60 60 60, ठीक है, ये है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। तो इस पे ए पे लगेगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, हो गया। ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो फोर्स लगेगा इधर, ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है। अब देखना, ये क्वाड्रिलेटरल था, इनका रिजल्टेंट पहले तो मैं क्या निकालता हूँ, एफ ए बी और एफ ए सी निकालता हूँ। एफ ए बी निकालने के लिए क्या होगा, मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, वही 1/4πε Q1, ये Q2, ये कितना हो गया 10⁻⁵, ठीक है, ये 10 था, ये -6 था, ये 5 हो गया। नीचे इसकी डिस्टेंस 1.1 मीटर, मीटर में ले लेता हूँ कूलॉम, यानी कि सारे SI हो गए, ठीक है। ये एफ ए बी कितना हो गया, एफ ए बी हो गया 9 × 10⁻⁹। हाँ, ये 5, ये 11, और नीचे 1/10 का स्क्वायर, यानी कि 100, ठीक है। ये 9 × 5, ऊपर कितना बच गया, आराम से रोक रोक के देख लेना, -2, ये 100 ऊपर जाएगा, इससे ये कट गया 45 न्यूटन, यानी कि इन दो के बीच में फोर्स जो होगा, एफ ए बी जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड 45 न्यूटन होगा। अब मैं इन दोनों को निकालता हूँ, एफ ए सी, एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, एफ ए सी 1/4πε, उसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 × 10⁻⁹। ये देखो Q1 10 की शक्ति 5, 10⁵ यहाँ से बन गया, और फिर ये देखो यहाँ पे Q1 Q2 यानी कि माइनस का, ये कितना था 5 × 10⁻⁶, ठीक, ओके, और नीचे वही 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। ये देखना कितना हो गया, -11, 5, और नीचे वही 1/100, तो ये कितना हो गया 45, -2, ये 100 ऊपर जाएगा, प्लस का 2, इससे ये कट जाएगा 45 न्यूटन। तो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में, यानी कि एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है 45 न्यूटन, ठीक है। अब बोलता है कि हमें यहाँ पे नेट फोर्स बताना है। देखो, ये 45 है, 100, दोनों का जो क्या बोलते हैं, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल दोनों के साथ सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। अब तुम सोच के देखना, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन काटती है तो ये 60 है तो ये 60, यानी कि ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी, इनको ये काट रही थी, ये 60 तो ये 60, ठीक है। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है तो ये वाला और ये वाला सेम होते हैं, यानी कि ये पैरेलल लाइन थी, ये और ये काट रही है, ये 60 है तो ये भी 60, यानी कि 120 का बन गया टोटल, ठीक है, टोटल 120 का बन गया। डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एफ नेट की डायरेक्शन होगी हमारी BC के पैरेलल, ठीक है, ओके। मैं इसका अब इसका क्या रिजल्टेंट निकालता हूँ। क्या बताया था उसने यही बताया था कि नेट फोर्स निकालने के लिए सुपरपोजिशन ने क्या कहा था, आप एफ ए बी और एफ ए सी का वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, एफ ए बी का स्क्वायर, एफ ए सी का स्क्वायर, यही तो होगा, 45 का स्क्वायर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 45, b यानी कि 45, कोस थीटा, कोस कितना है, दो एफ ए बी और ए सी के बीच में 160 का एंगल है, कोस 120 का एंगल है, 120, ठीक है। अब देखना एफ नेट 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर प्लस 2 45 45 ए बी कोस 120। अब कोस 120 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 ऐसे लिख सकता हूँ। कोस 90 प्लस यानी कि इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा इसमें आएगा। कोस इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये सब तुम्हें आता है, ठीक है, तुम साइंस के बच्चे हो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और साथ में सेक पॉजिटिव, ठीक है, नहीं कोसाइन कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है, टेन कोट पॉजिटिव, कोसाइन और सेक पॉजिटिव, ये होता है, ठीक है। तो इसमें कोस नेगेटिव होता है, कोस इसमें पॉजिटिव होता है, तो क्या हो गया, साइन 90 कोस 90 पे चेंज होगा, एक तो ये साइन बन गया, साइन 30। अब आगे ये पता लगाना है कि क्या कोस 90 प्लस थीटा यानी कि इसमें क्या कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, दोनों बार कोस ही चेक करना है, ठीक है। तो कोस इसमें नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, कोस 120 साइन 30 और ये साइन नेगेटिव का कर देता हूँ मैं, ठीक है। कोस 120 का मतलब होता है साइन 30 माइनस का साइन 30, ये लगा दिया मैंने। ये कितने हो गए, 45 45 45 का स्क्वायर, थोड़ा सा और बता देता हूँ डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 45 का स्क्वायर और ये साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। अब देखो 45 45 सबका 45 बाहर लेके आ जाता हूँ, अंदर क्या बच गया, एक का स्क्वायर, देखो 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर 45 का 45 का स्क्वायर, जब सब में से कॉमन निकालता हूँ मैं, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कभी सोचो जल्दबाजी में क्या कर दिया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ -1 रह गया, ये 45 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 45 और 1 + 1 - 1 कर लेना आराम से, रिलैक्स हो गए 45, यानी कि नेट बी नेट बी नेट बी नेट बी नेट बी, यानी कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ इतना चार्ज है, यहाँ इतना चार्ज है, यहाँ इतना चार्ज है, इतना ही था ना, हाँ, ए बी सी, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये रिजल्टेंट आएगा। एंगल का तो डायरेक्शन का तो हमें सीधा ही पता चल गया था, ठीक है, कि बी सी के अलॉन्ग जाएगा, क्योंकि 60-60 क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, 60-60 क्यों था मैंने ये भी बता दिया, पीछे करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना था, मैग्नीट्यूड हमने सीधा इससे निकाल लिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। मुझे लगता है तुम्हारा न्यूमेरिकल भी करा दिया और आगे भी कराते रहेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग गया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका तुम्हें 11वीं में आता है, डायरेक्शन निकालने का भी वो tan थीटा वाला होता है, लेकिन डायरेक्शन निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। वेक्टर एडिशन सिंपल वही तरीके से होता है जो 11वीं में सिखाया जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज डन। इसके बाद में एक बार कंटिन्यूस फोर्स, क्योंकि कूलॉम लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इट्स ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्ज, कॉन्टिन्यूस चार्ज के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा 5-10 मिनट में, फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल कराने चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कोई भी टॉपिक कोई भी डिटेल मैंने छोड़ी है, मैंने एक एक चीज़, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसको कहते हैं, क्या करती है, कौन से मटेरियल होते हैं, पोलर कौन से, नॉन पोलर कौन से, मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल का टाइम आ गया, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करा देते हैं। मुश्किल से अच्छे शायद 10 या 15-20 न्यूमेरिकल होंगे, 10-20 तो नहीं हो पाएंगे, पर 7-8 न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर एल्डर, फॉलो द लॉकडाउन इंस्ट्रक्शन, be careful, be happy, God bless you.